अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फार्माकोलॉजी ऑफ ब्लॉक नंबर 6। ठीक है, इसमें दो टॉपिक्स हैं, ओपियोइड्स एंड सीएनएस स्टिमुलेंट्स एंड डिप्रेसेंट्स। तो पहला टॉपिक हम आज डिस्कस करेंगे, पहला टॉपिक, और जो सीएनएस स्टिमुलेंट्स और डिप्रेसेंट्स हैं वो भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ओपियोइड्स हैं, क्लासिफाई वेरियस ओपियोइड रिसेप्टर्स, डिस्क्राइब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस, क्लिनिकल यूजेस एंड एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ ओपियोइड एगोनिस्ट, मिक्स्ड एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। तो हम ये जी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ओपियोइड रिसेप्टर्स होते क्या हैं, यहाँ पर वो नहीं लिखा हुआ, वो मैं आपको बता देती हूँ। ओपियोइड रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर पेन को कम करने के लिए या कुछ ऐसी प्लेजर सेंसेशंस देने के लिए। ठीक है, कुछ ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं जिन पर कुछ स्पेसिफिक न्यूरोट्रांसमीटर आकर बाइंड करते हैं और हमें सेंस ऑफ प्लेजर और सेंस ऑफ रिलैक्सेशन और सेंस ऑफ पेन, लेस पेन, और मतलब एक अच्छी सेंसेशंस देते हैं। उनको हम कहते हैं ओपियोइड रिसेप्टर्स। ये ओपियोइड रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के एंडोजेनस न्यूरोट्रांसमीटर्स भी इसको रिस्पॉन्ड करते हैं। कुछ ऐसे एक्सोजेनस हम ड्रग्स भी लेते हैं जो कि इन ओपियोइड रिसेप्टर्स पर एक्ट कर सकती हैं, वही सारे इफेक्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए जो नेचुरली हमारी बॉडी में होते हैं। अब हम उन रिसेप्टर्स की क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। सर्टेन ओपियोइड रिसेप्टर्स आर लोकेटेड ऑन प्राइमरी एफरेंट्स एंड स्पाइनल कॉर्ड पेन ट्रांसमिशन न्यूरॉन्स एंड ऑन न्यूरॉन्स इन द मिड ब्रेन एंड मेडुला दैट फंक्शन इन पेन मॉड्यूलेशन। ये पेन को कम करते हैं। दीज रिसेप्टर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। 3 रिसेप्टर्स हैं, म्यू, कैपा एंड डेल्टा रिसेप्टर्स। अब इनकी फर्दर आगे से जो है वो फंक्शंस हैं। म्यू रिसेप्टर्स का क्या फंक्शन है, अब साथ साथ निमोनिक्स भी लिखे हुए हैं, तो आप इन निमोनिक्स के थ्रू इनको एनाल्जेसिया तो सबका है ना, बिकॉज दे आर बेसिकली देयर फंक्शन इज टू रिड्यूस पेन, पेन मॉड्यूलेशन। तो आपको एनाल्जेसिया सब में मिलेगा। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना है। उसके अलावा बाकी एक दो फंक्शंस बाकी आप इस निमोनिक से याद कर लें। म्यू केयर्स, ठीक है, तो म्यू केयर्स, ठीक है, ये आपने याद कर लेना है। मायोसिस यानी प्यूपिलरी डायलेटेशन, यूफोरिया अच्छी अच्छी सोच, और यानी एक सेंस ऑफ प्लेजर, कॉन्स्टिपेशन। अच्छा, मोस्ट ऑफ द जो ओपियोइड रिसेप्टर एगनिस्ट होते हैं ना, ओपियोइड वाले, ये सारे कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं। ठीक है, एनर्जीजिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ये इनके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, कॉन्स्टिपेशन और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। ठीक है, क्योंकि ये डिजायर्ड इफेक्ट्स, जो डिजायर्ड इफेक्ट नहीं होता उसे हम साइड इफेक्ट कहते हैं। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, इमेसिस यानी वॉमिटिंग और सीडेशन कॉज करते हैं। जो कैपा रिसेप्टर्स हैं वो एनर्जीजिया, इनहिबिशन ऑफ एडीएच हार्मोन, यानी इसका निमोनिक है एलियन इन्वेड स्मॉल स्पेसेस। ठीक है, तो एनर्जीजिया, इनहिबिशन ऑफ एडीएच, सिडेशन एंड स्ट्रेस। और थर्ड वाले का है एनर्जीजिया, एंटी डिप्रेसेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ टॉलरेंस, यानी ये टॉलरेंस इसकी डेवलप करता है। उसके बाद अब इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, एनाल्जेसिक्स कहते हैं वो मेडिसिन जो पेन को कम करते हैं। एन मतलब नो, एल्जीजिया मतलब पेन, नो पेन। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स यानी वो वाली नो पेन ड्रग्स जो कि ओपियोइड रिसेप्टर्स पर एक्ट करती हैं। They inhibit synaptic activity partly through direct activation of opioid receptors and partly through release of endogenous opioid peptides which are themselves inhibitory to neurons. यानी इस बात का मतलब क्या है कि जो ओपियोइड एनाल्जेसिक्स हैं, एक न्यूरॉन है, ठीक है, ये एक न्यूरॉन है, इसके ऊपर ओपियोइड रिसेप्टर लगा हुआ है, ये वाला, ये मेरे पास ओपियोइड रिसेप्टर है। या तो ये क्या करेंगे, एक ऐसा सब्सटेंस करेंगे, एक ऐसा सब्सटेंस होगा ओपियोइड एनाल्जेसिक्स जो कि इस रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगा। जब ये रिसेप्टर एक्टिवेट होगा तो ये न्यूरॉन इनहिबिट हो जाएगा और जो है पेन की ट्रांसमिशन नहीं होगी। या क्या होगा, इस न्यूरॉन के अंदर ही कोई ऐसा ओपियोइड पेप्टाइड बनेगा, ठीक है, या कोई हम देंगे एंडोजेनस बनेगा, या वो रिलीज होगा जो कि इस न्यूरॉन को ब्लॉक कर देगा और फिर से पेन की ट्रांसमिशन नहीं होगी। सो ऑल 3 मेजर ओपियोइड रिसेप्टर्स आर कपल्ड टू देयर इफेक्टर्स बाय जी प्रोटीन। और सारे ओपियोइड रिसेप्टर्स जो कैपा और म्यू और डेल्टा हमने पढ़े हैं, ये लिंक्ड होते हैं जी प्रोटीन के साथ। ठीक है, और ये फॉस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट करते हैं और एडिनिल साइक्लेज को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, यानी ये फॉस्फोलाइपेज सी कैल्शियम वाले पाथवे को फॉलो करते हैं। उनके इफेक्ट्स क्या होंगे, प्री साइनेप्टिक लेवल पर सारे रिसेप्टर्स क्या करते हैं, यानी म्यू, कैपा, डेल्टा, प्री साइनेप्टिक लेवल पर क्लोजर ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, डिक्रीज कैल्शियम इनफ्लक्स, यानी इनहिबिशन करानी है, तो ये वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स को कम कर देंगे, कैल्शियम इनफ्लक्स को इनहिबिट कर डिक्रीज कर देंगे, डिक्रीज न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। ठीक है, यानी अब इस बात का मतलब ये है कि ये एक न्यूरॉन है, ये पिछला न्यूरॉन है। ठीक है, यहाँ पर लेट्स सपोज ओपियोइड रिसेप्टर था, हमने ओपियोइड रिसेप्टर, ओपियोइड एगनिस्ट दिया इस पेशेंट को प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के लेवल पर, ये प्री साइनेप्टिक है, ये पोस्ट साइनेप्टिक है। इस ओपियोइड रिसेप्टर ने इस न्यूरॉन, क्योंकि इस न्यूरॉन से प्री साइनेप्टिक से न्यूरोट्रांसमीटर निकलकर इसको एक्टिवेट करा था और पेन की ट्रांसमिशन हो रही थी। अब क्या हुआ, इस ओपियोइड रिसेप्टर ने इसका कैल्शियम इनफ्लक्स को कम कर दिया, कैल्शियम इनफ्लक्स कम हुआ तो न्यूरोट्रांसमीटर नहीं रिलीज होगा। ठीक है, जब न्यूरोट्रांसमीटर नहीं रिलीज होगा तो अगला न्यूरॉन एक्टिव नहीं होगा, और वो एक्टिवेट नहीं होगा तो पेन की ट्रांसमिशन नहीं होगी। तो ये वो कहने की कोशिश करें।
ठीक है। उसके बाद है प्री साइनेप्टिक एक्शन रिजल्ट इन इनहिबिशन ऑफ रिलीज ऑफ मल्टीपल न्यूरोट्रांसमीटर, जिसमें एसिटाइलकोलिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, सेरोटोनिन है, ग्लूटामेट और सब्सटेंस पी है। पोस्ट साइनेप्टिक लेवल पर म्यू रिसेप्टर्स क्या करते हैं, पोटाशियम चैनल्स को ओपन करते हैं। आपको पता है अगर ये रिसेप्टर्स पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर लगे हों, ठीक है, अब ये इनकी लोकेशन वाइज बता रहे हैं कि अगर अब ये पोस्ट साइनेप्टिक वाले न्यूरॉन के ऊपर लगे हैं, कंडीज ने इनकी इनहिबिशन है, ये तो ये क्या करते हैं, पोटाशियम आयंस को ओपन करते हैं। जब पोटाशियम चैनल्स ओपन होते हैं तो पोटाशियम का इन्फ्लक्स होता है। जब पोटाशियम इन्फ्लक्स होगा तो पोटाशियम का ई फ्लक्स होगा। पोटाशियम का ई फ्लक्स होगा क्योंकि पोटाशियम की टेंडेंसी है बाहर जाने की। पोटाशियम बाहर जाएगा तो अंदर नेगेटिविटी बढ़ जाएगी, नेगेटिविटी बढ़ेगी मींस हाइपर पोलराइजेशन हो जाएगी। जब हाइपर पोलराइजेशन होती है तो हाइपर पोलराइजेशन इज द इनहिबिटरी पोस्ट साइनेप्टिक पोटेंशियल, और इस तरह से वो न्यूरॉन जो है वो इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से इनहिबिट करते हैं। उसके बाद है जी ओपियोइड एगनिस्ट। अब हम अपने सेकंड एलो पर आ गए हैं कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने पढ़ लिया, फार्माकोलॉजिकल एक्शंस भी पढ़ लिए। अब हम ओपियोइड एगनिस्ट, मिक्स्ड एगनिस्ट, एंटागनिस्ट और एंटागनिस्ट के फंक्शंस पढ़ेंगे। अच्छा जी, ओपियोइड एगनिस्ट में ड्रग्स कौन कौन सी आती हैं। अब इसकी भी फर्दर 3 क्लासेस हैं, हम स्ट्रॉन्ग देते हैं, मॉडरेट देते हैं या वीक देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द पेन। ठीक है, अगर पेन बहुत स्ट्रॉन्ग है जैसे कैंसर पेन है तो हम इसमें स्ट्रॉन्ग एगनिस्ट देते हैं। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग एगनिस्ट में मॉर्फिन आती है, ठीक होगी बात, और दूसरी मेथाडोन, और इसी मैक्स इफेक्ट्स को आप याद कर सकते हैं एम से, मॉर्फिन, मेथाडोन एंड मेप्रेडिन। ठीक है, मॉडरेट को आप याद करेंगे सी से, ठीक है, कोडीन एंड ऑक्सीकोडोन। उसके अलावा थर्ड पे है वीक एगनिस्ट। वीक एगनिस्ट में प्रोपोक्सीफीन, ठीक है, यानी पी से नाम बन रहा है इसका, पी से पार्शियल मींस वीक। ठीक है, साथ साथ निमोनिक्स भी हैं। उसके बाद फार्माकोलॉजिकल एक्शंस इसके क्या हैं, ब्रेडिकार्डियाज एंड हाइपोटेंशन, एनाल्जेसिया, पेन रिलीफ, डिपेंडेंस, यानी अच्छा इन ड्रग्स का सबसे 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 कॉमन साइड इफेक्ट ये है कि ये डिपेंडेंस यानी ये एडिक्शन कॉज कर देती हैं। ठीक है, डिपेंडेंस क्या होगी कि डिपेंडेंस में और एडिक्शन में ना, एडिक्शन में एक फ़र्क होता है। डिपेंडेंस ये है कि आप उस ड्रग पर डिपेंड हैं लेकिन आपके नॉर्मल फंक्शंस आप कर सकते हैं परफॉर्म। एडिक्शन मतलब ये है कि अगर वो ड्रग नहीं मिली तो आप जो है अपने नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते। तो डिपेंडेंस लीड्स टू एब्स्टिनेंस सिंड्रोम, ठीक है, विच इंक्लूड्स राइनोरिया, लैक्रिमेशन, चिल्स, गूज फ्लैश, मसल एचेस, डायरिया, यॉर्निंग, एंजाइटी एंड हॉस्टिलिटी। एनोरेक्सिया हो जाता है, मायोसिस होता है। अच्छा, ये मेपेरिडीन के अलावा सारी ड्रग ओपियोइड एगनिस्ट मायोसिस कॉज करती हैं। यूफोरिया होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, ठीक है, वो ये अफेक्ट्स हम कॉन्स्टिपेशन, एंटीटसिव्स, इंक्रीज स्मूथ मसल एक्टिविटी, ठीक है, नोजिया, वॉमिटिंग, सीडेशन, मेंटल क्लाउडिंग, टॉलरेंस। ठीक है, टॉलरेंस क्या होती है, टॉलरेंस टू मोस्ट ओपियोइड इफेक्ट्स एक्सेप्ट मायोसिस एंड कॉन्स्टिपेशन। ठीक है, यानी टॉलरेंस का मतलब क्या है कि शुरू शुरू में आप ये ड्रग देंगे ना तो आपको जो है वो मायोसिस और ये सारे इफेक्ट्स मिलेंगे। ठीक है, लेकिन सारे इफेक्ट्स मिलेंगे, ठीक है, ये जो हमने ऊपर पढ़े हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब वो ड्रग टॉलरेट होने लग जाएगी ना तो फिर आपको कुछ इफेक्ट्स नहीं मिलेंगे लेकिन मायोसिस और कॉन्स्टिपेशन मिलेगा। ठीक है, और NMDA receptor antagonists like ketamine and delta receptor antagonists can block this tolerance. Incomplete cross tolerance allows for opioid rotation to maintain pain relief, particularly in cancer patients. अच्छा, इस लास्ट लाइन, ये बीच वाली लाइन तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट लास्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, इनकम्प्लीट क्रॉस टॉलरेंस, यानी आपको ड्रग को ऐसी डोजेस में देना है कि उसके अगेंस्ट टॉलरेंस ना हो, क्योंकि अगर टॉलरेंस आ गई तो जो उसका फंक्शन है वो आपने उसको टॉलरेट कर लिया तो वो परफॉर्म ही नहीं करेगा, पेन को रिलीफ। तो हम इसको ऐसे देते हैं, क्रॉस टॉलरेंस करवाते हैं, ठीक है, ताकि इनकम्प्लीट क्रॉस टॉलरेंस करवाते हैं ताकि पेन रिलीफ जो है वो उसकी जो प्रॉपर्टी है स्पेशली कैंसर पेशेंट में वो मेंटेन रहे। क्लिनिकल यूजेस क्या हैं, अब बहुत ज़्यादा पेन में देते हैं तो दे आर प्राइमरीली यूज फॉर एनाल्जेसिया, पर्टिकुलरली इनका फंक्शन ये है। In moderate to severe pain, they can be administered orally, parenterally, epidurally, or transdermally, depending on the situation. Strong opioids like fentanyl and morphine are often used for acute or severe pain, while moderate agonists are combined with acetaminophen or NSAIDs for less severe pain. For cough suppression, हम codeine और dextromorphin देते हैं, ठीक है, लेकिन जो डेक्स्ट्रोमॉर्फिन है ना उसकी जो है वो पोटेंशियल फॉर अब्यूज भी है, यानी उसकी एडिक्शन भी हो सकती है। ओपियोइड्स लाइक डाइफेनॉक्सिलेट एंड लोप्रामाइड आर इफेक्टिव इन ट्रीटिंग डायरिया एडमिनिस्टर्ड ओरली। ये एमसीक्यू आ सकता है, ठीक है, ये आपने लर्न करने हैं। इन एक्यूट पल्मोनरी एडीमा मॉर्फिन इज यूज फॉर इट्स हीमोडायनामिक एंड कामिंग इफेक्ट्स। ठीक है, तो एक्यूट पल्मोनरी एडीमा में देखें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो रही होती है, पेशेंट एंग्जियस होता है तो हम उसको मॉर्फिन दे सकते हैं, वो उसको काम कर देगा। Opioids also play a role in anesthesia, especially in high doses for cardiac surgeries, तो ये anesthetics भी हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फॉर ओपियोइड डिपेंडेंस, मीथाडोन एंड बाय buprenorphine are used in withdrawal management and maintenance programs, helps to reduce withdrawal symptoms and block the euphoric effects of shorter acting opioids। ठीक है, यानी ये जो दो ड्रग्स है ना, अगर कोई पेशेंट डिपेंड हो गया है इन ड्रग्स पर क्योंकि इनका अब्यूज का पोटेंशियल भी है और एडिक्शन भी हो सकती है,
तो हम उसे ये वाली 2 ड्रग्स देते हैं। ये ड्रग्स क्या करती हैं, उसकी विड्रॉल मैनेजमेंट करती हैं, ठीक है, यानी उसके सिम्टम्स को रिड्यूस करेंगी विड्रॉल सिम्टम्स में। यानी वो जो ड्रग उसको इफेक्ट्स दे रही थी ना, एक यूफोरिया और सिडेशन, वो पेशेंट बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जो है वो रेजियस हो जाएगा, उससे वाला हो जाएगा, तो ये उन इफेक्ट्स को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। अच्छा जी, इन ओपियोइड्स की एगनिस्ट पढ़ रहे हैं ना, अभी हम एगनिस्ट पढ़ रहे हैं, ओपियोइड एगनिस्ट जो इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करते हैं। तो इनके इफेक्ट्स क्या होंगे, मायोसिस एंड माउथ ड्राइनेस, सिडेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, निमोनिया, हाइपोटेंशन, इनफ्रीक्वेंट यूरिनेशन, नॉजिया एंड इमेसिस। ठीक होगी बात। निमोनिक्स क्या है, मॉर्फिन। उसके बाद है जी मिक्स्ड ओपियोइड एगनिस्ट और एंटेगनिस्ट, यानी इसमें एगनिस्ट भी होगा और एंटेगनिस्ट भी होगा। एंटेगनिस्ट होता है जो उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, ठीक है, जो यानी उसका उल्टा फंक्शन परफॉर्म करे। इसमें ड्रग्स हैं ब्यूपेरोनॉर्फिन, ब्यूटोरफिनोल एंड नैल्ब्यूफिन। इनका एक्शन क्या है कि जो ब्यूटोरफिनोल है, नैल्ब्यूफिन और पेंटाजोसिन है, ये कैपा एगनिस्ट हैं, ठीक है, और विद वीक म्यू एंटेगनिस्ट इफेक्ट। यानी ऐसी ड्रग्स हैं जो 3 तरह के रिसेप्टर्स हमने पढ़े हैं ना, तो जो एक तरह के रिसेप्टर्स को यानी एक्टिवेट करेंगी और किसी दूसरी टाइप के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देंगी। यानी जो ये वाली ड्रग्स हैं, ये तीनों ही कैपा को जो है वो एक्टिवेट कर रही हैं और म्यू रिसेप्टर्स को एंटेगनाइज करी, यानी उनको डीएक्टिवेट कर रही हैं। और जो बुप्रेनॉर्फिन है, ये पार्शियल एगनिस्ट है, ठीक है, यानी फुल एगनिस्ट नहीं है, पार्शियल एगनिस्ट है। दीज ड्रग्स कैन रिड्यूस एनाल्जेसिया, कॉज विड्रॉल इन पेशेंट्स ऑन फुल म्यू एगनिस्ट। Buprenorphine's prolonged action makes it resistant to naloxone reversal and naloxone including some formulations to prevent abuse। ठीक है, क्योंकि ये इसका अब्यूज पोटेंशियल नहीं होता, क्योंकि ये एक एंटेगनिस्ट भी है। उसके बाद क्लिनिकल यूज क्या है, हम इसे मॉडरेट टू सेवियर पेन में सेडेशन के लिए यूज करते हैं, डिपेंडेंस मेंटेनेंस में, रिड्यूस क्रेविंग फॉर अल्कोहल, बुप्रेनॉर्फिन को हम अल्कोहल की क्रेविंग कम करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट लाइक स्ट्रॉन्ग एगनिस्ट बट कैन एंटेगनाइज देयर इफेक्ट्स, क्योंकि इसमें एंटेगनाइजिंग प्रॉपर्टीज भी होती हैं। ओपियोइड एंटेगनिस्ट यानी जो बिल्कुल ही रिसेप्टर्स को पूरी तरह ब्लॉक कर सकती हैं, ठीक है, दीज आर एंटेगनिस्ट एट ऑल ओपियोइड रिसेप्टर्स एंड हैव ग्रेटर एफिनिटी फॉर म्यू रिसेप्टर्स देन फॉर अदर ओपियोइड रिसेप्टर्स। इसमें ये इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं, एन से आप याद रख लें। एंटागनिस्ट है तो इनके नेम्स एन से बनते हैं, नैलोक्सोन, नैल्मिफिन एंड नैलट्रिक्सोन। नैलोक्सोन हमने इधर भी पढ़ी है, तो नैलोक्सोन क्या करती है, जो ब्यूप्रेनॉर्फिन का एक्शन है वो उसको नैलोक्सोन से रेजिस्टेंट कर देगा, ठीक है। यानी अगर आप ब्यूप्रेनॉर्फिन पार्शियल एगनिस्ट है ना, लेकिन जो हालांकि वो पार्शियल एगनिस्ट है, पार्शियली रिसेप्टर को एक्टिवेट करिए, बट अगर आप उसको लॉन्ग टर्म देते रहेंगे तो वो क्या करेगी, जो एंटेगनिस्ट होगा ना उसके इफेक्ट को खत्म कर देगी, एंटेगनिस्ट से रेजिस्टेंट प्रोड्यूस कर देगी। और एंटेगनिस्ट में हमारे पास फॉर एग्जांपल नैलोक्सोन की एग्जांपल दी हुई है, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल यूजेस क्या है, मैनेजमेंट ऑफ ओपियोइड ओवरडोज, ठीक है, अगर किसी पेशेंट में ओवरडोज होगी है तो हम उनको मैनेज करने के लिए एंटागनिस्ट यूज करेंगे। नैलोक्सोन एंड नैल्मिफिन आर यूज्ड फॉर एक्यूट ओपियोइड ओवरडोज। नैलोक्सोन रिक्वायर्स मल्टीपल डोजेज ड्यू टू इट्स शॉर्ट एक्शन। नैल्मिफिन ऑफर्स अ लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। लॉन्ग टर्म ओपियोइड ब्लॉकिंग एंड अल्कोहल डिपेंडेंसी के लिए हम इसको यूज करते हैं। अगर हमने लंबे अरसे तक किसी के ओपियोइड रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है तो हम ये यूज करते हैं। नैलट्रिक्सोन ब्लॉक ओपियोइड इफेक्ट्स फॉर अप टू 48 आवर्स, मेकिंग इट यूजफुल फॉर ओपियोइड एडिक्शन मैनेजमेंट। यानी एक पेशेंट है, उसको ओपियोइड की एडिक्शन हो गई है, ओपियोइड एगनिस्ट की, तो हम क्या करेंगे, उसको ओपियोइड एंटेगनिस्ट देंगे। वो एंटेगनिस्ट क्या करेगा, उसके रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगा। अब अगर वो पेशेंट ओपियोइड लेगा भी तो वो इफेक्ट्स प्रोड्यूस नहीं होंगे, बिकॉज दोज रिसेप्टर्स आर ब्लॉक्ड बाय द एंटेगनिस्ट, ठीक है। तो इट ऑल्सो रिड्यूसेस इथेनॉल क्रेविंग्स एंड इज अप्रूव्ड फॉर यूज इन अल्कोहल डिपेंडेंसी प्रोग्राम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास एंटेगनिस्ट के फंक्शंस थे। वन मोर, पेरिफेरल एक्शन विदाउट सेंट्रल इफेक्ट्स, और ये वो ड्रग है जिसके सेंट्रल इफेक्ट्स नहीं होंगे, ठीक है, यानी इसमें इसके साइड इफेक्ट्स में आपको सीडेशन नहीं मिलेगी क्योंकि इसके सेंट्रल इफेक्ट्स नहीं है, इसके पेरिफेरल इफेक्ट्स हैं, तो कॉन्स्टिपेशन मिलेगी। अच्छा, मिथाइल नाइट्रिक्सोन एंड एल्वी, सॉरी इसमें कॉन्स्टिपेशन नहीं मिलेगी क्योंकि ये एंटेगनिस्ट है, एगनिस्ट कॉन्स्टिपेशन कॉज करते हैं। उसके बाद है जी, इट इज़ यूज टू प्रिवेंट ओपियोइड इंड्यूस कॉन्स्टिपेशन बाय ब्लॉकिंग पेरिफेरल म्यू रिसेप्टर्स विदाउट क्रॉसिंग द ब्लड ब्रेन बैरियर। एडवर्स इफेक्ट्स क्या है, इन ओवरडोज केसेस रैपिड रिवर्सल ऑफ ओपियोइड इफेक्ट्स बाय एंटेगनिस्ट कैन ट्रिगर विड्रॉल सिम्टम्स। यानी अगर आप इनको बहुत ज़्यादा दे देंगे तो क्या होगा कि विड्रॉल सिम्टम्स आने लग जाएंगे एकदम से। पेशेंट जो है वो, जैसे आपने उसको एकदम जो कि बिल्कुल ऐसा ही होगा कि आपने पेशेंट को इतने अरसे तक ओपियोइड वाली ड्रग्स दी, ठीक है, वो यूफोरिक हुआ, सीडेटेड हुआ, एडिक्ट हो गया, और एकदम से आपने उससे वो ड्रग ले लिया। यानी अगर आपने उसको एंटेगनिस्ट दे दिया है ना, तो इसका ये मतलब है एकदम से आपने उसको आपने उससे ओपियोइड्स ले लिए हैं और वो उसमें विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे। दिस रैपिड एंटेगनिज्म ऑफ ऑल ओपियोइड एक्शंस, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि रैपिड एंटेगनिज्म होती है, यानी आप ये देंगे ना तो सारे ओपियोइड्स के इफेक्ट्स फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगे। फिर ऐसा नहीं होगा कि कुछ इफेक्ट्स रहेंगे, कुछ थोड़ी देर तक रहेंगे, वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगे। तो यानी अगर आपने इफेक्ट्स थोड़े से देने हैं ओपियोइड्स वाले, तो फिर आपको पार्शियल एगनिस्ट देना पड़ेगा। एंटेगनिस्ट का काम है उसने पूरी तरह से ब्लॉक कर देना है सारे फंक्शंस को।
MCQs देख लेते हैं. 63-year-old man is undergoing radiation treatment as an outpatient for metastatic bone cancer. His pain has been, अब इसमें कैंसर इंपॉर्टेंट है. His pain has been treated with a fixed combination of oxycodone plus अब C है quads, हमने पढ़ा था ये moderate agonist वाले क्लास में आता है, plus acetaminophen taken orally. Despite increasing doses of the analgesic combination, the pain is getting worse. The most appropriate oral medication for his increasing pain is hydromorphone. ठीक है. क्यों? क्योंकि कोडीन जो है वो मॉडरेट है, हमें कौन सी चाहिए? अब पेंटाजोन जो है ये पार्शियल है, वीक है. ट्रीमेडोल और बुप्रेनोफेन तो है ही पार्शियल एंटेगनिस्ट, तो हमें स्ट्रॉन्ग पेन को जो है वो कंट्रोल करने वाली ड्रग चाहिए, तो वो हाइड्रोमॉर्फोन है. इंडिकेट द ओपियोइड रिसेप्टर टाइप विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्फोरिया एंड वेजोमोटर स्टिमुलेशन. तो ये अगर आप इसके इफेक्ट्स पढ़ेंगे तो आपको कापा रिसेप्टर्स के इफेक्ट्स में मिल जाएगा, उसके फंक्शंस में मिल जाएगा. इंडिकेट द नार्कोटिक एनाल्जेसिक विच इज द नेचुरल एगनिस्ट. तो मॉर्फिन इट इज़ अ नार्कोटिक एनाल्जेसिक, यानी जिसमें बहुत ज़्यादा अब्यूज पोटेंशियल है और ये स्ट्रॉन्ग एगनिस्ट भी है. It is possible that patient on strong agonist will have to increase the dose of the analgesic as his condition progresses as a result of developing tolerance. However, tolerance will not develop to a significant extent with respect to किन दो facts के against हमने कहा था tolerance develop नहीं होगी, meiosis and constipation. You are on your way to take an examination and you suddenly get an attack of diarrhea. If you stop at a nearby drug store for an over-the-counter opioid with antidiarrheal action, तो अभी हमने drugs में antidiarrheal action loperamide का पढ़ा था. Genetic polymorphisms in certain hepatic enzymes involved in drug metabolism are established to be responsible for are established to be responsible for variations in analgesic response to. अच्छा, ये हमारे पास हेपेटिक एंजाइम्स में वेरिएशंस आती हैं कोडीन की वजह से. शायद ये यहाँ पर नहीं लिखा, या अगर एक मिनट में देख लेती हूँ कि लिखा है या नहीं लिखा हुआ कोडीन वाला. अच्छा, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, बट हेपेटिक जो हमारे पास चेंजेस आते हैं वो कोडीन की वजह से आते हैं. उसके बाद है जी, अ यंग मेल पेशेंट इज ब्रॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट इन एन एंग्शियस एंड एजिटेटेड स्टेट, विथड्रॉल. ठीक है. और ही इन्फॉर्म्स द अटेंडिंग फिजिशियन दैट ही यूजेस स्ट्रीट ड्रग्स एंड दैट ही गेव हिमसेल्फ एन इंट्रावेनस फिक्स approximately 12 hours ago. He now has chills and muscle aches and has also been vomiting. His symptoms include hyperventilation and hyperthermia. The attending physician notes that his pupil size is larger than normal. What is the most likely cause of these symptoms? यानी पहले वो ड्रग ले रहा था और एकदम से अब जो है वो उसने ड्रग नहीं ली, 12 घंटे पहले ली थी. तो द साइन एंड सिम्टम्स आर ऑफ दोज ऑफ ओपियोइड एब्स्टिनेंस सिंड्रोम, यानी ले रहा था तो अब जो एकदम से हमने ओपियोइड्स एब्सेंट कर दिए हैं. उसके बाद है जी, विच ड्रग विल बी द मोस्ट इफेक्टिव इन एलिवेटिंग द सिम्टम्स ऑफ ओपियोइड एब्स्टिनेंस सिंड्रोम. मेथाडोन, ये हमने पढ़ा है अभी. विच स्टेटमेंट अबाउट नाल्ब्यूफिन इज एक्यूरेट. हाँ, ये अनरिलायबल होता है बिकॉज रिस्पॉन्स टू, ये भी हमने इसमें बात पढ़ी है. ओके, उसके बाद मैं ये एमसीक्यूज को जो है वो मैं ब्रॉड कर लिया, आप स्क्रीनशॉट लेकर इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं. हम जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं. So next topic is CNS stimulants and depressants. Classify various CNS stimulants and depressants, और उनके भी वही सारे फीचर्स हमने डिस्कस करने हैं. So सबसे पहले क्लासिफिकेशन क्या है. CNS पर एक्ट करने वाली ड्रग्स को हमने दो बेसिक टाइप्स में डिवाइड किया है. एक उसके स्टिमुलेंट्स हैं और एक डिप्रेसेंट्स हैं, जो CNS की एक्टिविटी को डिप्रेस या स्टिमुलेट कर देते हैं. जो स्टिमुलेंट्स हैं उसमें हमारे पास 3 तरह की फर्दर सब क्लासेस हैं. कन्वल्जेंट्स हैं, एनाप्लेटिक्स हैं, एनालिप्टिक, ठीक है, और साइकोस्टिमुलेंट्स हैं. ठीक है, बारी बारी अब हम इनको पढ़ेंगे. और सीएनएस डिप्रेसेंट्स में ओपियोइड सीएनएस डिप्रेसेंट्स हैं और नॉन ओपियोइड सीएनएस डिप्रेसेंट है. ओपियोइड सीएनएस डिप्रेसेंट्स हमने पढ़ ली हैं, जिसमें मॉर्फिन, कोडीन और हीरोइन आती है. जबकि नॉन ओपियोइड सीएनएस डिप्रेसेंट्स में बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइपिन्स आती हैं, जो ओपियोइड रिसेप्टर्स के अलावा दूसरे रिसेप्टर्स पर एक्ट करती हैं. ठीक है. सबसे पहले कन्वर्जेंस. तो कन्वर्जेंस का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है. कन्वर्जेंस एक्ट करती हैं, दे इनहांस सीएनएस एक्साइटेशन बाय ब्लॉकिंग इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर. जैसे गैबा रिसेप्टर्स को ये ब्लॉक कर देंगी, इनहिबिशन नहीं होगी और सीएनएस की एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. या ये एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स को इंक्रीज कर देंगी, ग्लूटामेट को, और इस तरह से एक्साइटेटरी एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी. फार्माकोलॉजिकल एक्शंस इनके क्या हैं. दे इंड्यूस सीजर्स बाय इंक्रीजिंग न्यूरल एक्टिविटी, causing heightened muscle tone, reflexes and overall CNS stimulation. हम इसको यूज क्यों करते हैं. primarily used in research to study epilepsy and seizure mechanisms, rarely used therapeutically. Adverse effects में obviously seizures, respiratory failure, neurological damage and serious instability. Second is analeptic drugs. इनका mechanism of action क्या है. They are the CNS stimulants that act on the brain stem and spinal cord to increase respiratory and motor activity. हमने respiratory और motor activity को बढ़ाना हो because their centers are located in the brain stem and spinal cord. तो
उसको हम जो है वो एनालेप्टिक ड्रग्स देते हैं जो ब्रेन स्टेम और स्पाइनल कॉर्ड पर एक्ट करते हैं, एंड दे टिपिकली स्टिमुलेट मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स और इनहिबिट इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर लाइक गैबा टू प्रमोट एक्साइटेटरी इफेक्ट्स। यानी ये इन मेडुलर के रेस्पिरेटरी सेंटर में जाकर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स के रिसेप्टर्स को लाइक गैबा को जो है वो ब्लॉक कर देंगी, और जो है वो हमें रेस्पिरेटरी एक्टिविटी और मोटर एक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। अब इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या है? दे स्टिमुलेट रेस्पिरेशन बाय इंक्रीजिंग द रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग बाय स्टिमुलेटिंग रेस्पिरेटरी सेंटर सीएनएस की एक्टिविटी को। दे इनहांस अलर्टनेस एंड मोटर एक्टिविटी बाय स्टिमुलेटिंग द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। क्लिनिकल यूजेस क्या हैं जी? हम इसको क्यों यूज करते हैं थेराप्यूटिकली? रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन इन ड्रग ओवरडोज। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जिनका ओवरडोज ले लें तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाती है, जैसे ओपियोइड रिसेप्टर्स, ओपियोइड हमने पढ़ा है, तो हम इनको रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन के लिए देते हैं, ठीक है, ये हमने पढ़ा है। उसके बाद नियोनेटल एपनिया, सर्टन एनालेप्टिक्स लाइक कैफीन आर यूज्ड टू ट्रीट एपनिया इन प्रीमेच्योर इन्फेंट्स। उनको सांस नहीं आ रहा तो हम उनको ये मेडिसिन देते हैं। एनेस्थीसिया रिकवरी, समटाइम्स यूज्ड टू स्टिमुलेट रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया इंड्यूस्ड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। एनेस्थीसिया की वजह से भी, क्योंकि उसमें मसल सारे रिलैक्स कर जाते हैं तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, जिसको इन्हांस करने के लिए भी हम ये ड्रग्स देते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स में ऑब्वियसली इसके भी कन्वर्जन्स होंगे, सीजर्स होंगे, टेकिकार्डिया और हाइपरटेंशन होगा अगर जरूरत से ज्यादा हो जाएगी, ऑब्वियसली ट्रेमर्स और रेस्टलेसनेस और इंसोम्निया हो जाएगा सीएनएस की स्टिमुलेशन की वजह से। उसके बाद है साइकोस्टिमुलेंट। साइकोस्टिमुलेंट्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? दे प्राइमरीली इनहांस डोपामीन एंड नॉरएपिनेफ्रिन एक्टिविटी इन द ब्रेन by either increasing their release or inhibiting their uptake. This leads to heightened stimulation of CNS pathways, especially involved in mood, attention and arousal. तो इनकी वजह से अगर इनके साइड इफेक्ट्स देखें तो भी इंसोम्निया भी आएगा, क्योंकि ये भी अराउजल में और अटेंशन में इनका रोल है। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस इनके क्या है? दे इंक्रीज अलर्टनेस एंड वेकफुलनेस, ठीक है, एलिवेट मूड, इंप्रूव कॉग्निटिव फंक्शन और इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। क्लिनिकल यूजेस क्या है? ADHD, यानी साइकोस्टिमुलेंट्स लाइक मिथाइलफेनिडेट एंड एम्फेटामिन आर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट्स फॉर अटेंशन डेफिसिट हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर क्या होते हैं? ये होते हैं लाइक कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी एक्टिविटी जो है वो, तो कुछ पेशेंट्स, कुछ बच्चों में स्पेसिफिकली ऐसा होता है कि अटेंशन ना मिलने की वजह से जो है वो बच्चे, उनके मूड की बहुत ज़्यादा अप रेगुलेशन और डाउन रेगुलेशन चल रही होती है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए हम ये ड्रग्स यूज़ करते हैं, और इस डिजीज़ को हम अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। नार्कोलेप्सी, ड्रग्स सच एज मोडाफिनेल आर यूज्ड टू ट्रीट एक्सेसिव डे टाइम स्लीपीनेस इन नार्कोलेप्सी। यानी ये नार्कोलेप्सी वाले पेशेंट्स में क्या होता है? डे टाइम वो बहुत ज़्यादा सोते हैं, ठीक है, तो हम उनको ट्रीट करने के लिए, क्योंकि इस मेडिसिन का ताल्लुक अराउजल और वेकफुलनेस से भी है, अलर्टनेस से भी है, तो हम उन पेशेंट पे देते हैं ताकि दिन के टाइम जो भी उनके फंक्शन है वो परफॉर्म कर सकें। Obesity, some stimulants are used in short-term weight loss treatment due to appetite suppressing effects, ठीक है, ये appetites को भी suppress करते हैं, so obesity की treatment में भी यूज़ किए जा सकते हैं, but not highly recommended, क्योंकि इनके दूसरे effects भी हैं। डिप्रेशन के पेशेंट्स में भी हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये मूड एलिमेशन भी कॉज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट्स में इंसोम्निया है, इंक्रीज हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर है, एडिक्शन, पोटेंशियल हाई पोटेंशियल फॉर अब्यूज, दैट्स वाई हम इनको नॉर्मली बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। एंग्जाइटी और एजिटेशन हो सकती है ओवर स्टिमुलेशन की वजह से, और अगर आप ज़्यादा दे रहे हैं तो इंसोम्निया की वजह से भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो सकता है, और एपेटाइट सप्रेशन, वेट लॉस भी हो सकता है। सो दैट्स अबाउट सीएनएस स्टिमुलेंट्स। अब हम आ जाते हैं सीएनएस के डिप्रेसेंट्स पर। तो सबसे पहले है नॉन ओपियोइड सीएनएस डिप्रेसेंट्स। ओपियोइड तो हम पढ़ चुके हैं ना, इसमें दो मेन क्लासेस हैं, बेंजोडाइजेपिन्स एंड बार्बिचुरेट्स। तो बेंजोडाइजेपिन में भी 3 फर्दर क्लासेस हैं, शॉर्ट एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्शन एंड लॉन्ग एक्शन, और बार्बिचुरेट्स में भी अल्ट्रा शॉर्ट, शॉर्ट एंड लॉन्ग, ठीक है। सो अब हम बारी बारी इनके मोड ऑफ एक्शन, क्लिनिकल यूज और इनके एडवर्स इफेक्ट्स पढ़ेंगे। तो जो बेंजोडाइजेपिन है उसकी क्लास के यहाँ पर मेडिसिन के नेम लिखे हुए हैं, ठीक है, इसमें से कोई से 2-3 आप याद कर लें, डाइजिपाम याद कर लें, सुना होगा, और लोराजिपाम याद कर लें, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन इनका क्या है? क्योंकि ये डिप्रेसेंट्स हैं तो ये बाइंड गैबा रिसेप्टर सबयूनिट्स टू फैसिलिटेट क्लोराइड चैनल ओपनिंग एंड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, यानी ये गैबा की एक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इनहिबिशन हो न्यूरॉन्स की और ज़्यादा से ज़्यादा सीएनएस डिप्रेशन हो, और मेम्ब्रेन को हाइपरपोलराइज कर देंगे, ठीक है। ये भी जो सेकंड बार्बिचुरेट्स हैं इनका भी सेम है, ये गैबा पर बाइंड करते हैं, ठीक है, लेकिन ये गैबा की रिसेप्टर साइट्स पर बाइंड करते हैं, ठीक है, और दे आर डिस्टेंट फ्रॉम बेंजोडाइजेपिन एंड फैसिलिटेट क्लोराइड चैनल ओपनिंग एंड इंक्रीज ड्यूरेशन। अच्छा, वो रिसेप्टर पर बाइंड नहीं करते, दे बाइंड रिसेप्टर सब यूनिट्स, ठीक है, और वो डायरेक्टली रिसेप्टर्स पर बाइंड कर रहे हैं। उसके बाद क्लिनिकल यूज क्या है दोनों का? दे आर यूज इन एक्यूट एंजाइटी स्टेट्स, पैनिक अटैक्स एंड जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, इंसोम्निया, स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन एंड सीजर डिसऑर्डर्स। तो इन पेशेंट्स में हम यूज करते हैं ताकि उनकी सीनस एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाए, ठीक है, और इसको हम एनेस्थीसिया में, इंसोम्निया एंड सेडेशन, सीजर डिसऑर्डर्स के पेशेंट में यूज करते हैं। अगर टॉक्सिसिटी हो जाए तो एक्सेसिव ऑफ सीएनएस डिप्रेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से टॉलरेंस डेवलप हो सकती है, डिपेंडेंस है और लायबिलिटी है। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ सीएनएस डिप्रेसेंट एक्शंस, टॉलरेंस, डिपेंडेंस, लायबिलिटी, बेंजोडाइजेपिन्स, ठीक है, और इनकी लायबिलिटी ज़्यादा है, इनकी डिपेंडेंस ज़्यादा है, डिपेंडेंस लायबिलिटी सॉरी, यानी पेशेंट की डिपेंडेंस इन ड्रग्स पर, बार्बिचुरेट्स पर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू बेंजोडाइजेपिन्स।
दैट्स ऑल अबाउट सीएनएस डिप्रेसेंट एंड स्टिमुलेंट्स। इसमें जो है हम ओपियोइड वाले पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वो हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। चलो अब हम एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजिपीन। तो वो गैबा को हमने कहा है कि गैबा के रिसेप्टर पर सब यूनिट्स पर बाइंड करते हैं। इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपनिंग ऑफ क्लोराइड आयन चैनल्स। उसके बाद है 40-year-old वुमन हैज स्पोरेडिक अटैक्स ऑफ इंटेंस एंजाइटी विद मार्क्ड फिजिकल सिम्टम्स इंक्लूडिंग हाइपरवेंटिलेशन, टेकिकार्डिया एंड स्वेटिंग। इफ शी इज डायग्नोज्ड एज सफरिंग फ्रॉम पैनिक डिसऑर्डर, तो हम सीएनएस डिप्रेसेंट्स यूज करेंगे और उसमें हम एल्प्राजोलाम यूज करेंगे। एल्प्राजोलाम अगर हम देखें तो वो आ रही है बेंजोडाइजिपीन की क्लास में। ठीक है, ये आपको नजर आ रही है, फर्स्ट पर ही एल्प्राजोलाम है। उसके बाद है जी अ पेशेंट विद लिवर डिसफंक्शन स्केड्यूल्ड फॉर अ सर्जिकल प्रोसीजर। लोराजिपाम और ऑक्सीपाम ये भी बेंजोडाइजिपीन की क्लास की है। कैन बी यूज्ड फॉर प्री एनेस्थेटिक sedation in this patient without special concern regarding excessive CNS depression because these drugs are conjugated extrahepatically। यानी ये जो बेंजोडाइजिपीन है ये लिवर के अंदर हमारे पास ये ज़्यादा देर तक एक्सेसिव CNS डिप्रेशन कॉज नहीं करेंगी, बिकॉज ये लिवर के अंदर कॉन्जुगेट होकर, यानी इनको हम इनके साथ पोलर ग्रुप अटैच करके इन्हें वाटर सॉल्युबल बना देते हैं, और जब ये वाटर सॉल्युबल बन जाती हैं तो ये रीनल के थ्रू एक्सक्रीट हो जाती हैं। उसके बाद है यंग मेल पेशेंट इज ब्रॉट टू द एमरजेंसी डिपार्टमेंट सफरिंग फ्रॉम एन ओवरडोज ऑफ कोकेन आफ्टर हिज इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन, तो हिज सिम्टम्स आर नॉट लाइकली टू इंक्लूड। ठीक है, ये स्टिमुलेंट्स हैं तो ब्रेडिकार्डिया नहीं होगा, स्टिमुलेंट्स वाले फीचर्स होंगे, एजिटेशन, हाइपरथर्मिया, एमआई। उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल एजेंट्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंसोम्निया। तो इसमें डिप्रेसेंट्स यूज करेंगे, और डिप्रेसेंट्स में बेंजोडाइजिपीन, बारबिचुरेट्स, और ये भी इन्हीं की क्लास की ड्रग है, तो ऑल ऑफ अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग बारबिचुरेट्स इन अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ड्रग की एग्जांपल अगर हम यहाँ से देखें तो थायोपेंटल। ठीक है, तो थायोपेंटल हमारे पास शॉर्ट है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग बेंजोडाइजिपीन इज कन्वर्टेड इनटू इट्स एक्टिव फॉर्म बाय गैस्ट्रिक HCl, क्लोराइजीपीट। यहाँ पर लिखा नहीं है बट यू हैव टू लर्न इट। तो क्लोराइजीपीट है, गैस्ट्रिक HCl जो हमारा है वो उसको उसकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। सो दैट्स ऑल अबाउट फार्माकोलॉजी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह।